नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तन्वी आपके साथ और लेकर आई हूं आप सभी का पसंदीदार कार्यक्रम जिसका नाम है जीवन की मुस्कान। दोस्तों, हर बार हम लोग कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं जो कि अपनी ज़िंदगी में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करते हैं, लेकिन आखिर में वो जीत की तरफ बढ़ते जाते हैं। और हमारे साथ कभी कभार ऐसी मुश्किलें आती हैं कि हम हार मान जाते हैं, लेकिन हार मानना समस्या का समाधान नहीं होता, लेकिन उस हार को जीत में बदलना समस्या का समाधान ज़रूर हो सकता है। हमारी ज़िंदगी में मुश्किलें बहुत आती हैं, लेकिन हम उन मुश्किलों में खुशियों को ढूंढना भूल जाते हैं। इसी के साथ आज मैं हमारे कार्यक्रम की शुरुआत करती हूं और आप सभी को बताना चाहती हूं कि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गरिमा श्रीवास्तव, जो कि ऑटिज़म में पूरी तरह से एक्सपर्टीज़ करती हैं। मैम, मैं आपका यहाँ स्वागत करना चाहती हूँ और सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप ऑडियंस को बताएं कि ऑटिज़म क्या चीज़ होती है। ऑटिज़म मेंटल डिसऑर्डर है जो 2.5 से 3 साल में बच्चों में दिखता है, उभर के आता है। उसके सिम्टम्स होता जन्म से है पर दिखता 2.5 या 3 साल पे बच्चों में है। तो बच्चे जब बातचीत करना शुरू करते हैं तो उनको बातचीत समझने में या छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने में दिक्कत आती है। जैसे माँ बाप को लगता है कि बच्चे बुलाने पे सुन नहीं रहे हैं, आ नहीं रहे हैं। वो बेरा टेस्ट कराने जाते हैं जो कि डेफनेस का टेस्टिंग है, फिर पता लगता है डेफनेस नहीं है। तो ये कुछ लक्षण है जिसमें उनको कम्युनिकेशन यानी बातचीत करने में प्रॉब्लम आना, सोशली अपने हम उम्र बच्चों के साथ इंटरैक्ट नहीं करना, सोशल इंटरैक्शन में इम्पेयरमेंट, और कुछ उनके रिजिड या टिपिकल पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर्स होते हैं जो कि आमूमन लोगों को, रेगुलर लोगों को, नॉर्मल लोगों को अटपटे लगते हैं। ये 3 सिम्टम्स दिखने लगते हैं 2.5 या 3 साल पे। जब हम डायग्नोसिस के लिए या डॉक्टर्स रिफ़र करते हैं तब पता लगता है कि बच्चे को ऑटिज़म है। इनफैक्ट ऑटिज़म नहीं, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। जी, तो ऑटिज़म में बच्चा बेसिकली कैसे बोलता है? देखो, ऑटिज़म में एक्चुअली ऑटिज़म इटसेल्फ ऑटिज़म नहीं है, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है जिसमें बहुत सारे सीवियरिटी से लेके लो से लेके सीवियर तक रेंज है पूरी। तो उस रेंज को हमने स्पेक्ट्रम में रखा हुआ है। तो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में ही कम्युनिकेशन अगर देखा जाए तो वर्बल भी होंगे, नॉन वर्बल बच्चे भी होंगे। तो जो नॉन वर्बल होते हैं वो थोड़ा बहुत साउंड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं पर मीनिंगलेस वर्ड्स होते हैं। स्पीच वैसी वाली होती कि जिसका कोई मीनिंग नहीं है बातचीत में। पर जो वर्बल होते हैं वो अपनी नीड बेस्ड कम्युनिकेशन कर लेते हैं, जैसे उनको खाने को चाहिए या कुछ चाहिए, पर अदरवाइज अदर टॉपिक्स पे कन्वर्सेशन सस्टेन नहीं कर सकते। जैसे हम लोग आम बातचीत कर रहे हैं तो एक ही टॉपिक पे 5 मिनट्स तक सस्टेन कर रहे हैं ना, तो वो उस टॉपिक पे सस्टेन करना, कम्युनिकेशन बहुत छोटा सा होगा। पानी चाहिए, खाना चाहिए, आज ये खाना है, और बहुत अटपटा सा विदाउट आई कांटेक्ट मेंटेन करते, या कुछ बच्चे आई कांटेक्ट मेंटेन कर भी रहे हैं तो भी बहुत प्रॉपर नहीं। जी, तो गरिमा जी, आप इन बच्चों के साथ कैसे जुड़ी थी? मेरे बेटे को एक्चुअली ऑटिज़म है, मैं एक पेरेंट हूँ। तो जब मुझे पता लगा 2 साल का बच्चा हुआ तो मैंने वही सब टेस्ट कराना, इधर भागना उधर भागना, सारा कुछ करा। फिर मैंने ट्रेनिंग ली दिल्ली से। फिर मैंने जगह जगह हस्बैंड का जहाँ जहाँ ट्रांसफ़र होता है जाती गई। फिर हमने सोचा कि हम एक पेरेंट्स का सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं। तो जयपुर मैंने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ पेरेंट्स बनाया जिनमें जितने भी पेरेंट्स जुड़े उन सबके बच्चों को ऑटिज़म है। तो हम लोग अपने ही बच्चों के लिए ट्रेनिंग, अपने ही बच्चों के लिए जो आगे वो करना है वो सब हम लोग खुद ही प्लान करते हैं और पेरेंट्स मिलकर संस्था चला रहे हैं। क्या बात है। तो जब आप इन बच्चों के साथ जुड़ी तो आपका पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि एक बच्चे को देखना बहुत दुख देता है और इतने सारे बच्चों को एक साथ देखना उससे कहीं ज़्यादा दुख भरा हो सकता है। बहुत ज़्यादा। पर जब आपका अपना बच्चा होता है तो एज अ पेरेंट आपके अंदर पेशेंस आ जाता है, इनबिल्ट है ना, आने लगता है, क्योंकि आप रोज़ 24 घंटे उसके साथ हो तो पेशेंस तो आ जाता है। और हम सिखाते भी हैं दूसरे पेरेंट्स को कि आपको पेशेंटली डील करना है, विदाउट इम्पेशेंट हुई या विदाउट फ्रस्ट्रेशन में गए। मोस्टली पेरेंट्स आते हैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड, डिप्रेस्ड कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। पर जैसे जैसे समय बीतता है वो एक्सेप्ट करने लगते हैं कि हमारे बच्चे को ऑटिज़म है और ऐसे ऐसे हमें डील। तो क्या एक यही रीज़न था जिसने फोर्स किया आपको कि इन्हीं बच्चों के लिए आप मदद करना चाहती हैं? बेसिकली यही रीज़न था, क्योंकि मेरा अपने बच्चे को ऑटिज़म है और मैं आसपास इधर इधर देखती थी तो बहुत ज़्यादा स्पेशल एजुकेटर्स और ट्रेंड इंस्टीट्यूट्स नहीं थे, बहुत कम थे। तो मैंने कहा जब ये इसकी इतनी कमी है तो क्यों ना खुद ट्रेंड हुआ जाए, लोगों को ट्रेंड किया जाए, लोगों को मोटिवेट किया जाए, यंग स्टूडेंट्स को कि वो ट्रेनिंग लें और इन बच्चों के साथ
काम करें। जी, बिल्कुल सही बात है। इस बीमारी के कोई स्पेशल सिम्पटम्स होते हैं कि हमें पता लग पाए कि हाँ, उस बच्चे को बीमारी है? जैसे कई बच्चे होते हैं जो 2-3 साल की उम्र में ढंग से बोलना नहीं सीख पाते, लेकिन 5 साल तक वो एकदम क्लियर बोलने लग जाते हैं। तो इस चीज़ में हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हाँ, उस बच्चे को ऑटिज़्म की बीमारी है या वो बच्चा धीरे-धीरे ग्रो कर रहा है? जो स्पीच डिलेड बच्चे, जिनको स्पीच में डिले होता है और वो 4-5 साल तक नहीं बोल रहे फिर बोलने लग जाते हैं, उनमें और जो बच्चों को ऑटिज़्म है और नहीं बोल रहे, उनमें डिफरेंस ये होता है कि जो बच्चों को ऑटिज़्म होता है वो अगर 2.5 साल या 3 साल पे देखो तो वो अपनी उंगली यूं दिखा के ऐसे पॉइंट नहीं करते चीज़ों को, या फिर आप उनसे पूछो कि शो मी लाइट, या लाइट कहाँ है, या वो देखो कार जा रही है देखो, तो वो उस पॉइंट जहाँ पॉइंट कर रहे होगे वहाँ नहीं देख रहे होंगे। एक बेसिक डिफरेंशिएशन सिम्टम ये है कि पॉइंट जहाँ पे आप कर रहे हो वो पॉइंट वो करते भी नहीं और आपके पॉइंट करने पे देखते नहीं, नाम बुलाने पे आते नहीं, स्पीच डिले होती है जिन बच्चों की, वो सुन सकते हैं तो नाम बुलाने पे आ जाएंगे, रिस्पांस देंगे, इनके रिस्पांस में कहीं ना कहीं वो हो जाता है। इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग में इनमें दिक्कत हो जाती है, जो डिलेड वाले बच्चों में इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग में इतना दिक्कत नहीं होती, खाली स्पीच डिलेड। दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो यूथ होता है वही एक कंट्री को आगे लेके जाता है, उसी तरीके से यूथ ही है जो हर चीज़ को आगे का बढ़ावा दे सकता है। तो यूथ से मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसे बच्चों को आगे लेके जाएं और उनका टैलेंट बाहर लेके जाएं। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेना चाहती हूँ। मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते इसी समय पर, तब तक के लिए नमस्कार।